प्रेमचंद जी ने जयशंकर प्रसाद जी से एक दिन आग्रह किया कि वे अपनी आत्मकथा या जीवन के बारे में कुछ बताएं। दरअसल प्रेमचंद जी हंस पत्रिका का संपादन कर रहे थे और एक विशेषांक निकलना था जिसमें सभी के आत्मकथ्य का जिक्र होना था। प्रेमचंद जी एक जाने माने प्रतिष्ठित साहित्यकार थे और जयशंकर प्रसाद चूंकि जीवन के रहस्यों को या जीवन की निजता को उजागर करने में या सामूहिक रूप से किसी के साथ बांटने में यकीन नहीं रखते थे, किंतु जब उन्होंने इतने बड़े साहित्यकार का आग्रह सुना तो उन्होंने एक रहस्यवादी कविता को जन्म दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीना की वाणी चैनल में आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 की कविता आत्मकथ्य। कवि हैं जयशंकर प्रसाद और ये रहस्यवादी शैली में लिखी गई कविता है। बहुत बेहतरीन, बहुत ही सुंदर। आप इसके भावों का आनंद लीजिए, शब्दों को समझिए और कविता को महसूस करके देखिए। चलिए कविता हम शुरू करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप मन रूपी भौरा, रूपक अलंकार है यहाँ पर। जब कवि से आग्रह किया गया कि वे अपनी आत्मकथा सुनाएं, तो यहाँ पर जब हम अतीत को कुरेदते हैं तो मन की खिड़कियों में हमें झांकना ही पड़ता है और उन खिड़कियों से यादों का दौर, एक सिलसिला शुरू होता है जो शब्दों के रूप में जामा पहनता चला जाता है। आज जब याद कर रहा हूँ तो जाने कितनी ही कहानियां आज ये मन कह रहा है, कितनी ही यादें आज एक एक करके याद आ रही हैं। और वो यादें कैसी है, मुरझाई हुई, जिस प्रकार से वृक्ष से सूखे हुए पत्ते गिरते हैं, क्योंकि यहाँ सूखापन अतीत का प्रतीक है, तो यहाँ मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। आज उस अतीत की यादें एक एक करके, मुरझाई हुई यादें आज मन से जाने कितनी बार कितनी ही बातों को जन्म दे रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, गंभीर, गहरे, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, नीलिमा, नीला, असंख्य, बहुत सारे लोग, जीवन इतिहास। यहाँ कवि उन लोगों की ओर संकेत कर रहे हैं जो अपनी आत्मकथा या अपने जीवन के रहस्यों के बारे में हमेशा लोगों से कहते आए हैं, या उन कवियों के बारे में जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है तो उनके साथ दुनिया ने क्या किया, ये वो कहना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस नीले अनंत गहरे आकाश के नीचे रहने वाले असंख्य लोगों का अपना कोई इतिहास नहीं है, अर्थात इस नीले अनंत आकाश के तले जितने भी लोग रहते हैं उनका अपना एक जीवन है, उन जीवन की कहानियां हैं और उन कहानियों का अपना एक इतिहास भरा पड़ा है। ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, और वे लोग जो अपनी आत्मकथा कहते आए हैं और दुनिया क्या करती है, जब हम अपने निजी पलों को, अपने भावनात्मक बातों को या गहरे रहस्यों को जब हम किसी के सामने उजागर करते हैं तो लोग, हम जिन पर विश्वास करते हैं वो सामने तो कुछ और होते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं, व्यंग मलिन गंदा उपहास उड़ाते हैं और हमारे ऊपर व्यंग बाण कसते हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मकथा लिखने वाली कवियों को उनकी आत्मकथा लिखने और उनके जीवन के रहस्यों को बताने के बाद लोगों ने सम्मान की नजरों से उनको देखा हो। लोग दूसरों के रहस्यों को जानकर पीछे पीछे बहुत ही गंदा और मजाक उड़ाते हैं और उनकी हंसी उड़ाते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। दुनिया उन लोगों के साथ क्या करती है जो लोग अपने विश्वास को कायम रखकर अपने रहस्यों को अपने दूसरे लोगों को बताते हैं और दुनिया उनके भावनाओं का मजाक उड़ाती है। क्या ऐसे में फिर भी तुम मुझसे चाहते हो कि मैं अपने जीवन की कमियों को तुम्हारे सामने या दुनिया के सामने उजागर कर दूं? क्योंकि अगर तुम मेरे अपने हो तो कभी तुम मेरा मजाक उड़वाना नहीं चाहोगे और ये दुनिया कभी भी किसी के अंतरंग मामलों पर, किसी के गहरे रहस्यों पर कभी भी
बहुत भावनात्मक संबंध बनाए नहीं रखती है, हमेशा उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाया करती है। यह सुनकर सुख पाओगे, देखो यह गागर रीति, कवि कहते हैं। और यह जानकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि आनंद पाओगे कि ये जीवन रूपी गागर, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है कि यहाँ पूरे जीवन को गागर, गागर यानी कि घड़ा, और घड़ा कैसा है? खाली। रीति, रीति मतलब बिल्कुल एम्प्टी है, वो बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पर ये जीवन रूपी गागर बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे जानकर तुम्हें कोई सुख की प्राप्ति होने वाली है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अगर मैं तुम्हारे आग्रह पर कुछ जीवन के दुखों को तुम्हारे सामने कह जाऊं तो उसका श्रेय तुम्हें नहीं जाता। अगर मेरे जीवन में दुख है, अवसाद है, अकेलापन है, तकलीफें हैं, तो वो सिर्फ मेरी अपनी संपत्ति है। उसके दुखों के होने का कारण तुम अपने आप को मत समझना। कहने का मतलब है जैसे हम किसी को बहुत भरोसे में लेकर अगर उसकी तकलीफों को कहते हैं कि हमसे बांट लो, है ना, तो वो जब याद करने लगता है, रोने लगता है, तो हम माफी मांगते हैं कि नहीं मेरी वजह से आपको ये तकलीफ हुई, कोई बात नहीं। तो यहाँ कहते हैं अगर मेरे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसा दिखे जिससे तुम्हें तकलीफ हो तो उसका श्रेय तुम कभी अपने ऊपर मत लेना। किंतु कुछ उस घटनाओं से, मेरे जीवन के उन बातों से, वैसे तो मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा रोमांचक नहीं है जिसे सुनकर तुम्हें किसी अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हो या किसी अद्भुत रस का तुम आनंद ले पाओ, फिर भी अगर मेरे जीवन से तुम्हें कोई भी ऐसी बात दिखे जो ग्रहण करने योग्य हो तो उसका श्रेय तुम अपने आप को देना। और अगर जीवन की कुछ बातों को मेरे जीवन से अपनाने को तुम्हें मिल जाए तो उसका श्रेय तुम अपने आप को देना। उस बात से या उस रहस्य से या उस सीख से तुम अपने जीवन में आनंद भर लेना। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यहाँ जीवन, कवि कहते हैं बहुत कम आयु के रहे जयशंकर प्रसाद और जीवन में बहुत पारिवारिक रूप से एकाकी जीवन बिताना पड़ा, वैवाहिक सुख बहुत ज्यादा नहीं मिला, परिवार का सुख बहुत नहीं मिला। तो यहाँ पर किंतु जीवन में ऐसा नहीं है कि सिवाय दुख के कुछ मिला ही ना हो। जीवन में चाहे थोड़ा ही सही सुखों की प्राप्ति है तो अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। जीवन की उन बातों को अपने जीवन की कैसे मैं हंसी उड़ा जाऊं, अपने जीवन की उस सरल यादों की कैसे हंसी उड़ा जाऊं, क्योंकि कष्टों के सिवा जीवन में कुछ क्षण जो थे वो तो प्रसन्नता के थे और वो मुझे मिले हैं। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। जीवन में हर व्यक्ति गलती करता है और लोग उसकी गलतियों का मजाक उड़ाते हैं। अगर गलतियां पता लग जाए या जीवन में छल कपट का जो लोगों ने मेरे साथ किया, उन बातों का यदि आज मैं जिक्र कर दूं, जो गलतियां मैंने की और जो छल लोगों ने मेरे साथ किया या दुनिया ने मेरे साथ किया, शायद उन बातों को कहने का आज ये सही समय ना हो। अतीत वर्तमान को घायल कर दे, ऐसा सत्य शायद नहीं कहना चाहिए। तो मैं अपनी गलतियों को कैसे कह दूं और जो भूले हैं, जो प्रवंचनाएं हैं, जो छल कपट है, औरों की कैसे मैं दिखला दूं। एक आत्मकथ्य प्रकट करने के इस आधार पर जीवन की उस सरलता को कैसे मैं हंसी उड़ा दूं कि जीवन वर्तमान को दूषित कर जाए, जीवन वर्तमान को क्षण भर के लिए झकझोर कर चला जाए। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। यहाँ पर कवि उन जीवन के मधुर क्षणों की बात करते हैं जब उन्होंने पत्नी के साथ कुछ अच्छा पल अपने परिवार के साथ बिताया। कवि का मानना है कि पत्नी के साथ, परिवार के साथ बिताई जो यादें हैं वो उनकी निजी संपत्ति है, वो उनकी निजता है और जिसे किसी के साथ वो शेयर करना नहीं चाहते। अपने जीवन की गोपनीयता को वो बनाए रखना चाहते हैं और अपनी उन बातों को जो उनके जीवन साथी के बीच में गुजरी, उन बातों को वो किसी के साथ कहना नहीं चाहते। और अगर वो कोशिश भी करें तो क्या उन मधुर क्षणों की एक एक कहानी को शब्दों में कह पाना आसान है? नहीं।
हम जीवन में एक दिन में अगर आप हर पल की कहानी लिखने बैठो तो कभी भी आप लिख नहीं पाएंगे। आपका सामर्थ्य उन कहानियों को लिखने में सामर्थ्यवान नहीं होगा। आप छोटी छोटी कहानियों को कितना लिख सकते हैं, इतने क्षण हमारे सामने घटित होते हैं। तो उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। प्रेम उज्जवल कैसे, गाथा मतलब कहानी। तो उज्जवल, उज्जवल क्यों है? क्योंकि वहां प्रेम है, प्रसन्नता है, खुशी है, जीवन में अच्छा समय है। तो वो उज्जवल गाथाएं हैं, यानी कि उजली, स्वच्छ, चमकती, शानदार कहानियां। और मधुर चांदनी रातों की, पत्नी के साथ बिताए मधुर क्षणों की उन यादों को मैं कैसे सबके सामने कह दूं, क्योंकि वो सिर्फ मेरी निजी संपत्ति है। और अगर मैं कोशिश भी करना चाहूं तो ऐसी परिवार में पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिनको शायद शब्दों में कह पाना संभव नहीं है। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, बहुत से ऐसे क्षण जिनमें प्रसन्नता के अनुभव थे, जिनमें रोमांच था, आनंद था। उन क्षणों को ना तो मैं कहना चाहता हूँ और ना ही मेरे लिए कह पाना संभव है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। ये कवि कहते हैं पत्नी की असमय मृत्यु यहाँ दिखाई देती है कि जिसका स्वप्न एक हर व्यक्ति देखता है, परिवार होगा, अच्छे से खुशी भरा जीवन कटेगा, लेकिन यहाँ पर वो उन्हें स्वप्न नहीं, जैसे स्वप्न बीच में टूट जाता है, भोर हुई नहीं कि स्वप्न टूट गया, खुशियां दिखते पास आते आते एकदम दूर चली जाती हैं। उसी तरह से जो पत्नी का साथ है वो ऐसा मिला कि जैसे सपने से जागकर सुनहरी यादें दूर चली गई हों। पत्नी की मृत्यु यहाँ दिखाई देती है, खुशियां आंचल में आते आते मुस्कुराकर दूर चली गई। आलिंगन, गले लगाना, कि आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, कि खुशियां आलिंगन में आते आते जिन्हें मैं अपने दामन में समेट सकता था, वो खुशियां मुझे दिख रही थी कि आएंगी, लेकिन आते आते वो मुस्कुराकर मुझसे दूर चली गई। यहाँ पर पत्नी के साथ विरह की अवस्था यहाँ दिखाई देती है, पत्नी का देहांत, यहाँ दूर जाना दिखाई देता है कि जीवन में खुशियां पास आ रही थी, लेकिन खुशियों को गले लगा पाता उससे पहले ही वो खुशियां मुझसे दूर चली गईं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, पत्नी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। अरुण गुलाबी कपोल घाल और मतवाली सुंदर छाया में, सुंदर पत्नी, प्रेम भरा जीवन किसी भी व्यक्ति के जीवन को सुंदर और रस से भर सकता है। यहाँ पर पत्नी की जो छवि कवि के हृदय में है वो एक बहुत सुंदर सुशील स्त्री की है, जो हर सुबह अपने प्रेम से सींचकर कवि के जीवन को रस से भरपूर कर रही है या जीवन में आनंद घोल रही हैं। इसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, पत्नी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उसकी सुंदरता की छाया में मेरी हर सुबह अनुरागिनी, प्रेम का अनुसरण करने वाली, उषा, उषा यानी कि मॉर्निंग, सुबह। यहाँ पर अगर पत्नी बहुत सम्मान देने वाली हो, प्रेम करने वाली हो, साथ निभाने वाली हो, तो जीवन का हर क्षण, हर सुबह ऐसी ही खुशियों से भरी होती है। और कहते हैं दिन की शुरुआत जैसी होती है, जीवन का अंत भी वैसा ही होता है। तो यहाँ पर हर मेरी पत्नी अपने पति के जीवन को मिठास से भर देती है और अपने जीवन से, अपने प्रेम से पति के जीवन में निज सुहाग, यहाँ अपनी बात कर रहे हैं एक स्त्री के लिए इसके पति का क्या महत्व है, उसकी प्रसन्नता का वो कैसे ध्यान रखती है। हर सुबह मेरी उसकी प्रेम से भरी हुई होती थी, जीवन बहुत सुंदर कट रहा था। आज उसकी यादें, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा में। आप देखिए कि यहाँ स्मृति यानी कि यादें, पाथे क्या होता है? पाथे एक तो माइलस्टोन, दूसरा जो यात्रा के लिए आप खान पान भोजन ले जाते हैं, ठीक है, जब हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो घर से कुछ बना कर ले जाते हैं और वो भोजन ही हमारे रास्ते का सहारा होता है। ऐसे ही जीवन की यात्रा का सहारा क्या है? वो प्रेम भरे क्षण जो प्रसन्नता देते हैं, जो खुशी देते हैं, आनंद से भर देते हैं। ऐसे क्षणों का ही सहारा लेकर इस थके पथिक के
कवि अपनी बात कर रहे हैं, पथिक कहते हैं राहगीर। मेरे जीवन की यात्रा का एकमात्र सहारा है जो पत्नी के साथ बिताए यादगार क्षण हैं, वही मेरे जीवन की यात्रा का पाथेय बने हैं। तो पाथेय जीवन को जीने का एकमात्र सहारा। अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो यह रास्ते का भोजन है, लेकिन यहाँ खाने पीने की बात नहीं है। यहाँ जीवन की यात्रा का सहारा क्या है? पत्नी के साथ बिताई यादें, हमारे जीवन की वो अच्छी यादें जिनको याद करके हम जीवन हमारा जीना सहज हो जाता है। इस थके हुए पथिक की पंथा पथ यानी कि रास्ते की जीवन यात्रा का एकमात्र सहारा ही पत्नी के साथ बिताई हुई सुखमय यादें हैं जो जीवन को प्रसन्नता से भर देती हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। देखिए, जब किसी, मान लीजिए पिलो का एग्जाम्पल देती हूँ मैं, तो सिलाई हो रही है, आपको नहीं पता, फॉर्म भरा है, टुकड़े भरे हैं, कपड़ा भरा है, कतरन भरी है, लेकिन जब स्टिच खोलते हैं तो सब रहस्य उजागर हो जाते हैं। ऐसे ही मौन व्यक्ति के जीवन में क्या घटा, कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही उसने शब्द खोले, मुंह खोला, वैसे ही उसके जीवन के सारे रहस्य सामने आ जाते हैं। तो यहाँ सीवन यानी कि सिलाई, क्यों उधेड़ कर देखना चाहते हो और क्यों मेरी कंथा यानी कि जीवन की कथा को तुम जानना चाहते हो। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं कहना नहीं चाहता और जिन्हें मैं कहना उचित भी नहीं समझता हूँ, और शायद उनको शब्दों में बयान कर पाना भी बहुत मुश्किल है। तो आज क्यों तुम मेरे जीवन के उन रहस्य को जानना चाहते हो, क्यों मेरे जीवन के को कुरेद रहे हो, जिससे मेरे जीवन के उन दुखद क्षणों को तुम सामने लाने का प्रयास कर रहे हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। बेशक जीवन बहुत छोटा है, लेकिन हर क्षण की अपनी एक कहानी है और उनको शब्दों में कह पाना नामुमकिन है, शब्दों में कह पाना सहज नहीं है, और मैं उनको कहना भी नहीं चाहता हूँ। क्या ये अच्छा नहीं मैं औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि यहाँ पर रहस्यवादी एक दार्शनिक बात कहते हैं कि जो मेरे जीवन में घट गया उसको जानने से भला किसी को क्या लाभ होगा। अच्छा नहीं कि हम आने वाली पीढ़ी की बात करें, क्यों नहीं हम आज की बात करें, क्यों हम अतीत की बात करें, आज की हम बात करेंगे। मैं आपकी क्यों ना सुनूं, जिससे आने वाली जीवन की कुछ बातों को जिया जा सके, कुछ बातों की आधारशिला रखी जाए, एक अच्छे जीवन की आधारशिला रखी जाए। अतीत को कुरेदने से किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। जो घट गया वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान को बनाना अपने हाथ में होता है। अच्छा यही होगा कि मैं मौन रहूं, शांत रहूं और मैं औरों की सुनता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा और मेरी सरल आत्मकथा। उसमें कुछ भी रस नहीं है, रंग नहीं है, रोमांच नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे जानकर तुम्हें अच्छा लगे। तो ऐसी मेरी कहानी को जानकर तुम क्या पा लोगे, तुम अपना क्या भला करोगे और दुनिया का भी तुम क्या भला करोगे। क्योंकि मेरे जीवन, एक सरल आदमी का जीवन कैसे होता है, उसमें कुछ भी रहस्य रोमांच नहीं है, और मेरे जीवन में भी कुछ रहस्य रोमांच नहीं है। अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। जब जीवन में बहुत दुखद क्षण घटे हों तो हम मूव ऑन कर जाते हैं। अब यहाँ मूव ऑन करने का मतलब है कि अतीत को छोड़कर हम आगे बढ़ गए। अब आज वही अतीत को कुरेदने की बात कर रहे हो, तो फिर से मुझे अपनी जो व्यथा, जो मेरी वाणी है, उन दर्द को कहने को विराम दे चुकी है। मैं अब अतीत की बातों को कहना नहीं चाहता, और शायद जिन बातों को मैं छोड़कर पीछे आगे बढ़ चुका हूँ, उन बातों को फिर से याद करना और उन तकलीफों को फिर से जगाना शायद उचित नहीं होगा। इसीलिए आज मेरी जो मौन व्यथा है वो थक कर, तकलीफ होकर, तकलीफों को सहकर वो सो चुकी है। अब वो उसको मैं जगाना नहीं चाहता। उन तकलीफों से मैं मूव ऑन कर चुका हूँ और मैं उस समय को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका हूँ, और उसे जानकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये रहस्यवादी शैली में लिखी गई कविता है। यहाँ देखिए कवि ने कितनी सुंदर बात कही है कि उन्होंने सब कुछ कह दिया, समझने वाले ने सब कुछ समझ लिया, और जिसने नहीं समझा उसने कुछ भी नहीं समझा। कहने वाले ने सब कह दिया, अब आपके ऊपर है आप क्या समझे। हम अगर समझे तो उन्होंने पूरे जीवन की कथा इन शब्दों में कह दी, लेकिन घटनाओं का जिक्र यहाँ नहीं है।
तो हम जो लोग घटनाओं को मानते हैं तो वो उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये कविता रहस्यवादी कविता है कि यहाँ जीवन के रहस्य को देखिए शब्दों के माध्यम से कितनी सुंदर तरीके से पेश किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जिक्र कर लेती हूँ। कवि अपनी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं की जिसे दुनिया सबके सामने ला सके। वो अपने आप को एक बहुत सरल साधारण व्यक्ति समझते हैं और जीवन एक साधारण व्यक्ति के जीवन में कुछ भी रहस्य रोमांच नहीं है जिससे लोग प्रेरणा पा सके। स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है? सुखी जीवन की स्मृतियां मनुष्य के लिए सहारा होती हैं और जब वह दुखी होता है तो अच्छी यादों को याद करके वर्तमान को अपने जीवित रहने का एक माध्यम बनाता है। जीवन के रास्ते की थकान को दूर करता है और उस लालिमा युक्त गालों को देखकर यानी कि पत्नी के सौंदर्य प्रेम को वो याद करके अपने वर्तमान के जीवन में प्रेम को बिखेरते हुए अपने जीवन के पथ को जी रहे हैं, जीवन के पथ को चल रहे हैं या जीवन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और उनकी हर जो सुबह है वो पत्नी के साथ बिताई यादों को याद कर रही है। भावार्थ आप लिख लीजिए। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों के कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि अपने जीवन की पिछली घटनाओं को याद करते हुए कहते हैं कि मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा यानी कि पत्नी के साथ बिताए उन क्षणों की बात मैं कैसे कहूं, मैं कैसे प्रकट करूं? हंसते खिलखिलाते हुए अपनी प्रेयसी के साथ जो बातें हुई वो सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुराकर मुझसे दूर चला गया। खुशियां निकट आते आते मुझसे दूर चली गई और उन निजता के क्षणों को, उन गोपनीय बातों को मैं किसी के सामने बांटना उचित नहीं समझता। कवि ने सुख का जो स्वप्न देखा उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। अर्थात कवि कहते हैं कि स्वप्न में उसने जिस सुख की कामना की थी वह उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। खुशियां आने से पहले ही दूर चली गई और यहाँ पर जीवन में एकाकीपन, जीवन में जो दुख है वो हमेशा एक स्थायी रूप में रह गया। उम्मीद है कविता आपको पसंद आई होगी। ये बच्चों की डिमांड पर मैंने बहुत जल्दबाजी में अर्थ बताया है आपको कम समय में, तो हो सकता है शायद मैं कोशिश तो मैंने की है कि कम समय लेते हुए आपको अर्थ स्पष्ट करवा पाऊं। उम्मीद है आपको व्याख्या पसंद आएगी और यदि आपको कोई भी कमी लगती है इसमें तो आप मुझे प्लीज कमेंट करें ताकि मैं दोबारा रिकॉर्डिंग करके वीडियो अपलोड कर सकूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।